हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। किससे? सौर मंडल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और हर रोज सुबह उठकर एक लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। और जिन भाइयों का एसएससी जीडी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो कमेंट कर सकते हैं मेरे को, मैं उनका फॉर्म फिल कर दूंगा। तो और जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। और आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट के। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की है? तो वो की है आपकी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की है। किसने? कोपरनिकस ने। किसकी खोज की है? सौर प्रणाली की। सौर प्रणाली की खोज किसने की है? कोपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो वो है साइरस। कौन सा? साइरस। साइरस जो है आकाश में सबसे चमकदार तारा है, यानी कि सबसे ज्यादा चमक किस में होती है? तो वो होती है साइरस में। किसमें? साइरस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब ग्रह क्या? ग्रह एक ऐसा जैसे कि पृथ्वी। पृथ्वी भी एक हमारा ग्रह है। क्या है? ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, किस तारामंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? तो वो कौन सी है? ओरियन। कौन सी है? ओरियन। ओरियन एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। किस तारामंडल में है? तो ओरियन। ओरियन तारामंडल में एक निहारिका नामक की बृहत निहारिका नामक व्रत है जो अभी अभी तारों को जन्म दे रहा है। तारों को जन्म कौन दे रहा है? एक बृहत नामक निहारिका है। किस तारामंडल में है? तो वो है आपकी ओरियन तारामंडल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? कौन नहीं होते हैं? तारे। तारे जो हैं सौर परिवार में नहीं आते हैं। सौर परिवार में तारे नहीं आते हैं। सौर परिवार में कौन कौन आते हैं? तो वो उल्का पिंड, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, ये सब किस में आते हैं? ये सौर परिवार में आते हैं। किस में? सौर परिवार। लेकिन तारे जो हैं वो सौर परिवार में नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूरज के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वो है आप लोगों का 71%। कितना? 71% है। क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना? 71%। किसमें? सूरज के रासायनिक मिश्रण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना है? तो वो है 71।
चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो क्या है आप लोगों का? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, ग्रह सौर मंडल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तो था आप लोगों का सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है सौर मंडल का? तो वो होता है बुध। कौन सा होता है? बुध। बुध जो है छोटा, सबसे छोटा ग्रह होता है। कौन सा? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? वो होता है आपका बृहस्पति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है किसका है? हाइड्रोजन का। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है किस चीज का? हाइड्रोजन का। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? आप लोगों का अगले प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तेज गति से चलते हैं। तो इनमें होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। चंद्रमा जो है इधर पृथ्वी हो जाएगी, इधर सूर्य के बीच में आता है। जब क्या पड़ता है? तो वो पड़ता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और तीनों एक लाइन में होते हैं। तब क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है तब होता है? नहीं। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब होता है? नहीं। जब क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। जी हाँ, बिल्कुल। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा से तेज गति चलने लगती है? नहीं। तो चंद्रग्रहण कब होता है? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। अर्थ जो है सन और मून के बीच में आती है और तीनों एक ही लाइन में होते हैं, यानी कि एक सीध में होते हैं। तब क्या होता है? तब पड़ता है चंद्रग्रहण। क्या होता है? चंद्रग्रहण। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो अब क्या होता है? चंद्रग्रहण। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो वो 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को। आपके लिए यहाँ से दो टॉपिक बनेंगे, दो क्वेश्चन। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है 21 जून को। और एक क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों का, अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है और किस देश में दिखाई देता है? तो 21 जून को नॉर्वे में दिखाई देता है। कहाँ पर? नॉर्वे में।
कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। अर्धरात्रि के समय सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। कब? 21 जून को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोगों के दो क्वेश्चन बन गए। एक तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो वो 21 जून को। और अर्धरात्रि के समय सूर्य किस देश में दिखाई दे जाता है, तो वो नॉर्वे में। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे वो? तो वो थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन थे ये? सर्वप्रथम वैज्ञानिक। सर्वप्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने किस चीज का पता लगाया? उन्होंने पता लगाया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कोपरनिकस ने यह खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज की थी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है कौन सी? अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? विस्फोटी तारा। विस्फोटी तारा कौन सी चीज कहलाती है? अभिनवी तारा। अभिनवी नहीं, अवनव तारा। अवनव तारा जो है वो विस्फोटी तारा कहलाती है। किसमें? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो वो है आप लोगों का बुध। कौन सा है? बुध। कौन सा? बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। और बुध को मैंने क्या बताया? ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। छोटा ग्रह। तो आप लोगों के लिए यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। अब बुध जो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। और सूर्य के सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। कौन सा है? वरुण। वरुण सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वो आप लोगों का हो जाएगा वरुण। दूरी पर सबसे नजदीक बुध, सबसे दूरी पर वरुण, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच में अवस्थित है? पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह किसके बीच अवस्थित है? तो वो शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। कैमा ग्रह है? तीसरा ग्रह। जब सूर्य की तरफ से हम काउंटिंग करेंगे तो पृथ्वी कैमे नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर। और यह किसके बीच में स्थित है? तो ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा? शुक्र। पृथ्वी के पास में सबसे निकट ग्रह कौन सा? शुक्र। और पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वो भी वरुण है। कौन सा? वरुण। वरुण जो है पृथ्वी का ही नहीं बल्कि सूर्य का भी सबसे दूरी वाला ग्रह है। कौन सा? वरुण।
दूरी पर। और सर्वाधिक निकट कौन सा? शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो वो शुक्र को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को भोर के तारे के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शुक्र को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है तो वो भी शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता और भोर का तारा। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो भी आप लोगों का शुक्र है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य को, शुक्र को और क्या कहते हैं? भोर का तारा। और दूसरा क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता। शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा और सौंदर्य का देवता कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? वो भी शुक्र है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ कहलाता है। क्या? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो वो होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। कब होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और सबसे दूर कब होती है? तो वो 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को सबसे दूर। सबसे निकट कब होती है पृथ्वी सूर्य के? 3 जनवरी को। और सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था। कब? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो वो पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किसको लाल ग्रह कहा जाता है? किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। क्योंकि मंगल ग्रह जो देखने में थोड़ा लाल से कलर का होता है, तो इस वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी को
नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक पानी की मात्रा अधिक है और तो वो दूर से देखने में नीली दिखती है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे दो उपग्रह वो ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो काला। कैसा दिखाई देता है? काला। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है आपको काला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो वो पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, टाइटैन किस टाइटैन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटैन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो शनि का। शनि का उपग्रह है। कौन सा? टाइटैन। कौन सा? टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? तो वो शनि का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, शनि की रिंग्स की खोज को श्रेय किसे है? शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? तो वो गैलीलियो को। किसको? गैलीलियो। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो गैलीलियो को। अब ये शनि की रिंग्स क्या है? शनि जो है ये शनि वो है ग्रह, इसके पास जो ये रिंग्स ही घूमती रहती है, इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने। ये रिंग जो घूमता रहता है शनि के और पास, इसकी खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो शनि के और पास चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। किसके? शनि के। शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। किसके? शनि के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। कौन सा? शुक्र। शुक्र जो है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। और सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे ठंडा सबसे ठंडा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? नेपच्यून। और सबसे गर्म कौन सा?
शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब शुक्र को मैंने क्या बताया था आपको? शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, और सौंदर्य का देवता भी शुक्र को कहा जाता है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो वो कौन सा करता है? तो वो सूर्य का शुक्र जो है पूर्व से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है? तो वो एकमात्र है शुक्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शुक्र को मैंने क्या बताया आपको? भोर का तारा, सौंदर्य का देवता और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगभग कितना समय लगता है? वो लगता है आपका 28 घंटे, यानी कि 28 घंटे लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। एक परिक्रमा करने में पृथ्वी की चंद्रमा को कितने घंटे लगते हैं? 28 आवर्स। कितने? 28 आवर्स, यानी कि एक दिन 4 घंटे लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में, यानी कि एक बार घूमने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो वो ये क्वेश्चन ये दोबारा आ चुका है, ये बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के चारों ओर घूमने वाला कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका मैंने आंसर बता दिया था आप लोगों को पहले ही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांत सागर कहा जाता है कहाँ पर? कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर स्थित है क्या सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांत सागर? शांत सागर। आप लोग शांत सागर को तो याद कर लेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। लेकिन इसका नाम जो है वो क्या है? रियल सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। क्या? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर क्या है आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, पुष्चल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पुष्चल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो वो सूर्य की। पुष्चल तारा जो है किसकी परिक्रमा करता है? तो वो करता है सूर्य की। किसकी करता है? सूर्य की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पुष्चल तारा किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा वर्ष 2062 में। 2062 में हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? यानी धूमकेतु जो है, जो ग्रह है हैली धूमकेतु, वो अब कब दिखाई देगा? तो वो 2062 में दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरट या कोरोना? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरट या कोरोना? कोरोना तो आपको याद होगा, कोविड-19। देख लीजिए आप, कोरोना पहले से ही नाम है, कोविड-19 तो ये बाद में आया 2019 में, लेकिन कोरोना बहुत पुराना नाम है, कोरोना। तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरट या कोरोना? आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा या तो किरट या फिर कोरोना। कोरोना तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि कोविड-19 आया, लेकिन आप लोगों को याद क्या करना है इसमें? मेन याद करना है आपको रियल नेम किरट। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरट कहते हैं।
और या उसे कोरोना भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो कोपरनिकस के, किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो वो आप लोगों का कोपरनिकस ने किया था। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो यह है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। महीने में जो दूसरा चांद आता है पूरा, उसको क्या कहते हैं? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। महीने में जो दूसरा चांद आता है, यानी कि एक बार तो पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद वो छोटा होता चला जाता है इस प्रकार से, फिर वो जाके कुछ 15-20 दिन के बाद फिर से पूरा होता है। जब ये पूरा होता है दूसरा वाला चांद, ये वाला सेकंड, तो इसी को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो वो किसने किया था? केपलर ने। केपलर ने सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा है? दीर्घ और वृत्ताकार है। कौन सा है? दीर्घ और वृत्ताकार। मतलब इस प्रकार से वृत्ताकार है, और वो कितना अथाह है, यानी कि खूब लंबा है, दीर्घ है। किसके? सूर्य के चारों ओर। जैसे कि सूर्य के चारों ओर जो ये ग्रह होते हैं या नक्षत्र होते हैं, इनका मार्ग कैसा है? वो इस प्रकार से है, वृत्ताकार और दीर्घ है। कैसा? वृत्ताकार और दीर्घ है। ये किसने सिद्ध किया था? तो ये केपलर ने सिद्ध किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो नेपच्यून का। नेपच्यून का उपग्रह कौन सा है? ट्राइटन। ट्राइटन जो है किसका उपग्रह है? नेपच्यून का। किसका? नेपच्यून का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है आप लोगों का, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वालों की संख्या ग्रहों की कितनी है? तो वो है 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह कौन कौन से हैं? अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सूर्य के चारों ओर घूमने वालों ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अब वो कौन कौन से हैं? तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। और वो कौन कौन से हैं? तो इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल एक उसमें बताता हूँ एग्जैक्ट
सर्वप्रथम कौन सा? सर्वप्रथम नंबर पे है बुध। कौन सा? यहाँ पर गलत लिख गया थोड़ा, सर्वप्रथम पर है बुध। उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति से शनि, फिर उसके बाद यूरेनियस आता है, फिर आता है नेपच्यून। ये इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि और सातवें पे यूरेनस और आठवें पे कौन सा आता है? नेपच्यून ग्रह आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। और वो 8 ग्रह कौन से? मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। तेजी से घूमने वाले तारों को हम क्या कहते हैं? पल्सर। पल्सर बाइक मत समझ लेना, पल्सर जो है क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे, जो कि बहुत ही स्पीड में घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पल्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सूर्य। किसके? सूर्य के। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सॉरी, ये सूर्य के बाद पूछ रहा है। सबसे नजदीक तारा कौन सा है पृथ्वी के? सूर्य है। और सूर्य नहीं है ऑप्शन में, तो उसके बाद सबसे नजदीक तारा कौन सा? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये किससे है? पृथ्वी से। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं दिया गया तो वो कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 8.16 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। यानी कि ये 16.6 तो लिखा नहीं जाता है, आपके ऑप्शन में आएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। तो आपको 8 मिनट 16 सेकेंड में टिक करना है। यानी कि सूर्य की रोशनी मतलब धूप जो आती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी मिनट लगती हैं? उसे 8 मिनट लगती हैं। कोई एक साथ ही पृथ्वी पर धूप नहीं आती। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं किस कारण से? दिन और रात बनते हैं किस कारण से? घूर्णन की गति के कारण। घूर्णन की गति के कारण दिन रात बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घूर्णन की गति के कारण दिन और रात बनते हैं। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? यानी कि पृथ्वी का व्यास कितना है? वो है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो इससे 2 से डिवाइड कर दें तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आप लोगों की, त्रिज्या को बोलते हैं आर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6378, 6378 पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने समय में चक्कर पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो वो करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी जो है अपने चक्कर पर, पृथ्वी अपने एक
पृथ्वी जो है वो घूमती है, अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने एक चक्कर को पूरा करती है। अपने अक्ष पे एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। और ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम और बेस्ट ऑफ लक दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए।